शुभ प्रभात बच्चों। हम नीलकंठ पाठ पढ़ रहे थे और आज हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि किस तरह से नीलकंठ का आगमन होता है घर में और फिर नीलकंठ सभी जीव जीव जंतुओं में जीव जंतुओं का नेतृत्व करता है। उसके बाद फिर राधा और नीलकंठ की विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं तथा उनको क्या पसंद है इसका वर्णन लेखिका ने किया था। अब देखते हैं आगे पाठ में क्या है। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। यहाँ पे मंजरियाँ जो आम के वृक्ष में सुनहरे रंग की छोटी छोटी, जिसको हम कह सकते हैं आम के बौर, तो वो मंजरियाँ होती हैं और वो सुनहरे रंग की होती हैं। सुनहरा यानी जैसे सोने का रंग होता है वैसे ही उनका रंग होता है। मतलब छोटी छोटी आम की जो छोटी छोटी एकदम बिंदी बिंदी किस्म की जो कह सकते हैं फल, उसको मंजरियाँ कहते हैं। अशोक के नए पल्लवों, लाल पल्लवों यानी लाल पत्तों से ढक जाना। अस्थिर मतलब अधीर हो जाना, एकदम भी नहीं रुकना, कहीं पर भी अनियंत्रित हो जाना। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली उतनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। यानी कि जो नीलकंठ और राधा है, मोर और मोरनी का जो प्रिय ऋतु है वो वर्षा ऋतु है, क्योंकि हमें पता है वर्षा ऋतु में मोर नाचते हैं, हमने देखा है। तो उस दृष्टि से नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। उनकी प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु है और वो किस तरह से नाचते हैं मेघों की गर्जन तर्जन के साथ, यानी प्रकृति उन्हें अपना संगीत प्रदान करती है और वे प्रकृति के संगीत के साथ नृत्य करते हैं और प्रकृति की उस ऋतु का आनंद उठाते हैं। आगे वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंख से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद रूपी उत्सव की रागिनी में बेमेल यानी बिना मेल के स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण गाथा है। यानी कि किस तरह से वर्षा ऋतु थमने के बाद वो एक दूसरे के पंखों को सुखाते हैं, इसका वर्णन लेखिका यहाँ करती है कि किस तरह से वो दोनों मानवोचित क्रियाएं करते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोन
से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान थी। उसे मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। अब जब लेखिका अपने घर से काम के लिए निकली तो वो बड़े मियाँ की दुकान के पास से गुजरी। जब बड़े मियाँ ने उन्हें देखा तो उन्हें इस मोरनी को खरीदने के लिए वो आग्रह करते हैं। और लेखिका पहले तो नहीं चाहती है कि इस मोरनी को वो खरीदे, लेकिन किस प्रकार से जो बड़े मियाँ हैं वो उसके आगमन की कथा उसे पुनः सुनाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मैं ये अधमरी मोरनी आपको कैसे दूँ। लेकिन फिर भी वो बड़े मियाँ उनसे आग्रह करते हैं कि आप ये मोरनी का बच्चा ले लो। तो अब देखते हैं अगली कक्षा में कि ये मोरनी जब घर में प्रवेश करती है तो क्या करती है, ये किस तरह से नीलकंठ और राधा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है और इस मोरनी का नाम लेखिका क्या रखती है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।